प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वितान पाठ 2 जोज अभ्यास। जैसे हमने कहानी पढ़ी है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए संघर्ष किया और बाद में एक प्रसिद्ध लेखक बने। तो आइए पढ़ते हैं। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक अर्थात कहानी का जो नायक है उसी किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। कहानी का नाम जो जूझ दिया गया है, क्या ये शीर्षक सही है और नायक की जो चरित्र की विशेषताएं हैं उनको उजागर करता है। पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है। जो केंद्र है, केंद्र में जो भाव दिया गया है, पाठ का शीर्षक भी उसी के आधार पर रखा जाता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद की पढ़ाई लिखाई बीच में रोककर उसे खेती बाड़ी के कार्यों में लगा दिया गया था, किंतु लेखक पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया, जिसे पाठ का शीर्षक पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है। आनंदा के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दे दिया। उसने विद्यालय जाने के लिए पिता की जो शर्तें थी उनका पालन किया। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता, फिर पशु चराने भी जाता। फिर भी उसके पिता ने उसका पाठशाला जाना बंद करवा दिया था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और सफल हुआ। आनंदा ने मास्टर सौंदलगेकर से प्रभावित होकर कविता में रुचि लेना शुरू कर दिया। इससे उसमें पढ़ने की तीव्र लालसा, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, वचनबद्धता, आत्मविश्वास, लगन एवं कर्मठता तथा कविता के प्रति झुकाव आदि चरित्र की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ का शीर्षक जूझ बिल्कुल सही है और ये नायक की चरित्र की विशेषताओं का वर्णन भी करता है। दूसरा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। कि जैसे हमने कहानी में पढ़ा था, लेखक के मराठी के जो अध्यापक थे सौंदलगेकर, वो कविताएं रचते थे जिससे लेखक को भी प्रेरणा मिले और उसने आत्मविश्वास पैदा किया अपने मन में। तो देखिए, मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व जानकार थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। एक बार मास्टर जी ने घर में निकली मालती लता पर कविता लिखी और उसका वाचन किया, तो लेखक उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने पर उसका वर्णन एकदम सही था। उनसे प्रेरित होकर लेखक भी कुछ तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि कवि भी उनकी तरह ही होते हैं, उनसे अलग नहीं है। वे भी अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने तुकबंदी आरंभ की। मास्टर जी के प्रोत्साहन से उसमें आत्मविश्वास पैदा हुआ, क्योंकि जो अध्यापक जी थे उन्हें कविता रचने का ज्ञान था। जब भी कविता पढ़ाते, कविता पाठ करते थे, तो उसके साथ वे बच्चों को बताते थे कि कविता की लय कैसे होनी चाहिए, छंद में गति कैसे होनी चाहिए, स्वर का उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए। तो धीरे धीरे लेखक भी शब्दों को जोड़ने लगा, तुकबंदी करना शुरू कर दिया और इस प्रकार उनके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। अगला प्रश्न है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए
जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। कि मास्टर जी के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिससे लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि पैदा हुई। मास्टर सोंदलगेकर एक कुशल अध्यापक, मराठी भाषा के ज्ञाता, जानकार व कवि थे। वे सुरीली ढंग से स्वयं की व दूसरों की कविताएं गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी याद थी। पहले वे एक आध गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। वे अन्य कवियों से जुड़े संस्मरण भी सुनाते, बीच बीच में अपनी कविताओं भी पूरे हाव भाव के साथ बड़ी लगनता से सुनाते थे, जिसे लेखक भाव विभोर हो जाता था। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने के आरंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन व सुधार किया, उन्हें अलंकार छंद का ज्ञान कराया, अलग अलग कविता संग्रह देकर काव्य विधा से परिचित कराया और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गया। अगला प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। अर्थात जब तक कवि ने कविता रचना शुरू नहीं किया और उसके बाद जब लेखक अकेलापन महसूस करता था, तब लेखक की सोच में क्या बदलाव आया। कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक पशुओं को ले जाते समय, खेत में पानी डालते और अन्य काम करते समय अपने आप को अकेला महसूस करता था। उसे लगता था कि उसके साथ बात करने वाला कोई हो, लेकिन जब लेखक को कविता के प्रति लगाव हुआ तो वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहता था। धीरे धीरे वह स्वयं तुकबंदी करने लगा। अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वह अकेले में कविता गाता था, अभिनय करता था और अपनी कविता पर नृत्य भी करता था। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, नज़रिया सही था, या लेखक के पिता का? अपना उत्तर तर्क सहित दीजिए। अर्थात आप किसके विचार को सही मानते हैं, लेखक और दत्ताजी राव का या लेखक के पिता का? लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी या कोई व्यापार करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। दत्ता जी को जब पता चलता है कि लेखक के पिताजी उन्हें पढ़ने से मना करते हैं, तो राव पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तू सारा दिन क्या करता है? बेटे और पत्नी को खेतों में जोतकर तू सारा दिन सांड की तरह घूमता रहता है। कल से बेटे को स्कूल भेज, अगर पैसे नहीं है तो फीस मैं दूंगा। पिताजी दत्ताजी राव के सामने हाँ करने के बावजूद भी आनंदा को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे, जो अनुचित है। हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया लेखक के पिता की सोच से ज़्यादा ठीक है। देखिए, क्योंकि जो लेखक के पिता कोई भी काम नहीं करते थे, वे सारा दिन गांव में घूमते रहते थे। लेखक और उसकी माँ सारा दिन खेत में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। तो लेखक का विचार बिल्कुल सही था कि अगर लेखक पढ़ लिख गया तो वह नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, जिससे उनका जीवन अच्छी तरीके से चल सके। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा लेना न पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाएं, बताइए। अगर लेखक और उसकी मां दत्ताजी राव के सामने झूठ नहीं बोलते तो क्या लेखक अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाता? दत्ताजी राव से
पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेते और सच बताते कि उन्होंने दत्ताजी राव से पिता को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा है, तो लेखक के पिताजी उनके घर न जाते या उनके सामने बहाना बना देते, अथवा माँ बेटे की पिटाई भी कर देते। उधर न जाने की सख्त हिदायत देकर लेखक को खेती में झोंक देते और लेखक का जीवन बर्बाद हो जाता, जिससे लेखक की पढ़ाई भी छूट जाती और वह एक अच्छा कवि, लेखक और व्यक्ति नहीं बन पाता।